नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर और आज एक और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज की वीडियो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छी जानकारी देगी एक नई सर्विस के बारे में जो कि इंडियन रेलवे शुरू करने जा रहा है। दोस्तों, काफ़ी समय से ये बातें चल रही थी कि लगभग 150 प्राइवेट ट्रेनें इंडियन रेलवे लाने जा रहा है। ये जो ट्रेनें होने वाली हैं दोस्तों, इसके बारे में पहले भी खबर उठ रही थी कि किस तरीके से इन ट्रेनों को ऑपरेट किया जाएगा और कौन लोग होंगे जो इनको ऑपरेट करेंगे, और कितनी सारी बातें उठी थी। तो उन सभी बातों का जवाब आपको आज की इस वीडियो में मेरे को लगता है कि मिल जाना चाहिए। तो बने रहिए वीडियो में। तो आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा दोस्तों, और अगर कंटेंट पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, इस वक्त एक नई पॉलिसी इंडियन रेलवे बना रहा है और इंट्रोड्यूस कर भी चुका है, जिसके तहत एप्लीकेशन आना भी अब शुरू हो चुकी है एप्लीकेंट के द्वारा। तो इस पॉलिसी का नाम रखा है भारत गौरव पॉलिसी। भारत गौरव पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिसके अंदर इंडियन रेलवे ने वो सभी बातों का जिक्र किया है जिसका पालन करते हुए कुछ ऐसी ट्रेनें इंडियन रेलवे में एडिशनली इंट्रोड्यूस करी जाएंगी जिनका ऑपरेशन वो प्राइवेट प्लेयर्स करेंगे जो कि टूरिज्म के क्षेत्र में एंटर करना चाहते हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं पहले से, और अब इस बिजनेस को इंडियन रेलवे के साथ में और ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो आज इसी भारत गौरव पॉलिसी के बारे में मैं आपको कुछ मुख्य बातें बताना चाहता हूं। सबसे पहला इसका जो मेन मोटिव है वो प्रमोट करना है भारत के टूरिज्म सेक्टर को। टूरिज्म बिजनेस जो है वो कोरोना के बाद बहुत मार झेल रहा है और अब इस सेक्टर को बहुत ज़्यादा बूस्टअप की ज़रूरत है, तो इससे बड़ा बूस्ट मिल नहीं सकता। तो दोस्तों, इस सेक्टर में अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए और टूरिज्म बिजनेस को प्रमोट करने के लिए भारत गौरव पॉलिसी का मेन मोटिव रहेगा। हमारे भारत में खुद टूरिज्म के लिए बहुत ही बेहतरीन क्षेत्र हैं जो अभी तक एक्सप्लोर उतने नहीं हो पाए जितना उनको होना चाहिए। तो इसी पॉलिसी के तहत उस चीज को बूस्टअप मिलेगा। तो इसमें लगभग 150 से लेके 180 ट्रेनों का स्टार्टिंग में चलाए जाने का प्रस्ताव सामने आ रहा है। इतनी ट्रेनें तो लगभग चलने ही वाली हैं, जिनके लिए 3000 कोचेस और उनसे ज़्यादा कोचेस लगभग तैयार खड़े हैं, जिनको कभी भी लीज पर दिया जा सकता है। ये आगे बातें मैं आपको बताऊंगा कैसे लीज पर होगा, किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट होगा। अब इस पॉलिसी की एक मुख्य बात यह है कि कोई भी ऑपरेटर जो कि सर्विस प्रोवाइड कराना चाहता है वो इन ट्रेनों को लीज पर लेगा इंडियन रेलवे से, और वो जो पूरी तैयारी करेगा इस बिजनेस को, क्योंकि वो रन करना चाहता है तो इस बिजनेस में उसको मुनाफा भी चाहिए। तो इस बिजनेस के लिए उसको सबसे पहले तो एक थीम बेस्ड सर्किट तैयार करना होगा। जैसे कि उसके पास जो भी वो सोच रहा है, तो वो पहले थीम बनाएगा कि किस थीम पर ये ट्रेन होगी, उस सर्किट को बनाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए रामायण एक्सप्रेस मतलब रामायण से जुड़े हुए आध्यात्मिक क्षेत्र में जाने वाली ट्रेन, तो वो तो IRCTC चलाता है, तो IRCTC एक रेलवे का ही आर्म हो गया। अगर कोई ऑपरेटर दूसरा जो कि प्राइवेट है और वो चाहे तो इस तरीके की ट्रेन के लिए कोई थीम बेस्ड सर्किट डिजाइन करेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग इस ट्रेन का जो टूरिज्म का पूरा पैकेज होगा वो डिजाइन करेगा। अब जो लीज पर लेने वाला ऑपरेटर होगा उस ऑपरेटर को कहा जाएगा भारत गौरव ऑपरेटर। आगे इस ट्रेन का जो भी पैकेज के अकॉर्डिंग संचालन होगा, उस पैकेज में ओनली ट्रेन का टिकट ही नहीं शामिल होगा दोस्तों। ट्रेन का टिकट का जो किराया है वो तो प्राइवेट ऑपरेटर के ही अंतर्गत आएगा, वो ही तय करेगा, इसमें रेलवे का कोई हाथ नहीं होगा। लेकिन वो ओनली टिकट ट्रेन का ही नहीं होगा, वो उस पूरे ही टूर में जो पूरे पैकेज में जो भी रेलवे स्टेशन आने वाले हैं वहां पर रुकने का, साइट सीइंग, फूड, लोकल स्टेज, सब कुछ जो भी होगा उस सबको भी वही ऑपरेटर संभालेगा। ट्रेन स्टेशन पर रुकी उसके बाद भी बाहर जो आपको पैकेज के अकॉर्डिंग फैसिलिटी देनी है उसका भी सब कुछ ऑपरेटर जो प्राइवेट वाला होगा वही देखेगा। ये बात भी क्लियर मैंने आपको यहाँ पे कर दी। एक बात आपको और पहले से क्लियर करके चलूँ दोस्तों, रेलवे ने भी क्लियर कर दिया है, पहले से चल रही इंडियन रेलवे की सर्विसेज में ये एक एडिशनल सर्विस है, ये किसी सर्विस को बंद करके सर्विस नहीं आ रही है। एक बहुत अहम बात सामने आई कि इन ट्रेनों को कभी भी एक ऑर्डिनरी ट्रांसपोर्ट ट्रेन्स की तरह नहीं देखा जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये ट्रेनें जो है जिन रेलवे स्टेशन के बीच में चल रही हैं, ओरिजिन से लेकर डेस्टिनेशन, उन ओरिजिन और डेस्टिनेशन के बीच में और भी ऑर्डिनरी ट्रेनें चलती होंगी, बिल्कुल चलती होंगी, तो उन ट्रेनों की तरह इनको कभी नहीं देखा जाएगा। ये जैसी हैं वैसी ही रहेंगी, एक एडिशनल सर्विस की तरह। तो ये कभी भी ऑर्डिनरी ट्रेन का रूप नहीं ले सकती हैं, ये एक स्पेशल ट्रेन की तरह ही चलेंगी, जिनको प्रीमियम कैटेगरी में गिना जा रहा है इस टाइम पर, और इनको प्रायोरिटी भी प्रीमियम वाली ही मिलेगी जो कि राजधानी ट्रेन को मिलती हैं हमारे ट्रैक्स पर।
प्राइवेट ऑपरेटर कौन हो सकते हैं दोस्तों, वो मैं आपसे क्लियर कर लेता हूँ। स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें प्राइवेट ऑपरेटर हो सकती है। स्टेट गवर्नमेंट के पास एक बहुत ही बेहतरीन मौका यहाँ पर होने जा रहा है। अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो अपने यहाँ की टूरिज्म को, जो कि वो चाहते हैं कि बढ़ावा मिले, उससे उनका खुद का स्टेट का रेवेन्यू बढ़े और अपने स्टेट का और ज़्यादा अच्छी तरीके से वो इंफ्रास्ट्रक्चर में निर्माण कर सकें, तो उस सब के लिए अगर स्टेट गवर्नमेंट ही एक एप्लीकेशन दे और वो चाहे कि हमारे यहाँ पर कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर हम ट्रेन चला सकते हैं, तो वो चला सकते हैं। और इस बात को मैं आगे भी आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अब इसके बारे में आगे बढ़ते हैं, पहले हम चार्जेस वगैरह जान लेते हैं और ये इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं कि आखिर रेलवे का इसमें क्या फायदा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर रेलवे का रेवेन्यू बढ़ेगा कैसे, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप खुद को ही एक ऑपरेटर समझते हैं तो आपको किस किस तरीके के चार्जेस देना पड़ेंगे। सबसे पहले तो क्योंकि आप रेक किराए पर ले रहे हैं रेलवे से, लगभग इसकी जो अवधि होगी वो मैं आपको बता देता हूँ, लगभग 2 साल मिनिमम आपको इस ट्रेन के रेक को किराए पे लेना ही पड़ेगा, जो भी आप ट्रेन ले रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये मैक्सिमम आप 25 से 35 साल तक लीज पर ले सकते हैं। इसमें जब सबसे पहला चार्ज या आपको जो पैसा भरना पड़ेगा वो सिक्योरिटी का होगा। आपको लगभग 1 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी भरना पड़ेगी। ये आपको सिक्योरिटी इसलिए भरना पड़ेगी क्योंकि आप कोई चीज़ ले रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में आपको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी देना पड़ती है। अगला जो होगा, एप्लीकेशन भरने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो उस रजिस्ट्रेशन की फ़ीस भी होगी। उस रजिस्ट्रेशन की फ़ीस लगभग 1 लाख रुपए होगी, वो तय हो चुकी है। थर्ड जो होगा, राइट ऑफ यूज़ चार्ज। ये वो चार्ज होता है दोस्तों, रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप रेलवे स्टेशन का यूज़ कर रहे हैं रेलवे का, वहाँ पर इतने कस्टमर हैं आपकी ट्रेन के लिए, पैसेंजर आपके कस्टमर ही हुए, आप ट्रेन का यूज़ कर रहे हैं उनकी, आप उनकी पटरियों का यूज़ कर रहे हैं, तो वो सब कुछ यूज़ करने का एक आपको अधिकार प्राप्त करना होगा, उसके लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा। ये सालाना चार्ज होगा जो कि स्लीपर कोचेस वाली ट्रेन के लिए होगा 96,000 से लेके 1,80,000 रुपये तक ईयरली। एसी अगर आपकी ट्रेन है तो एसी कोचेस वाली ट्रेन के लिए लगभग 1,40,000 से लेके 3,50,000 तक का ये सालाना चार्ज होगा। आपकी ट्रेन में जो पेंट्री कार है उसका जो चार्ज होगा वो 65,000 से लेके 2 लाख रुपए पर ईयर होगा। ये चार्ज जो होगा वो राइट ऑफ यूज़ चार्ज होगा। इस चार्ज में लगभग 5 साल तक तो इसी प्राइस पर रहने की बात अभी कही जा रही है। बाकी रेलवे के पास अधिकार है कि इस चार्ज को वो कम या ज़्यादा कर सकता है। अगला जो चार्ज होगा दोस्तों वो हॉलेज चार्ज होगा। हॉलेज चार्ज कुछ इस तरीके का चार्ज है दोस्तों, जैसे कि आप लोकोमोटिव का यूज़ कर रहे हैं, तो लोकोमोटिव तो इंडियन रेलवे का ही है, तो उस लोकोमोटिव में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करना पड़ रहा है रेलवे का। मतलब आप बिजली यूज़ कर रहे हैं या डीजल यूज़ कर रहे हैं वो आप रेलवे ही तो प्रोवाइड करेगा आपको। आप ट्रैक यूज़ कर रहे हैं रेलवे का, तो उस ट्रैक पर जो लोकोमोटिव चल रहा है वो सब कुछ जो मिला करके लगभग जो हॉलेज चार्ज होते हैं, वो हॉलेज चार्ज कुछ इस तरीके से होते हैं कि लगभग जैसे कि अगर किसी लोकोमोटिव को 210 रुपये पर किलोमीटर का चार्ज देना पड़ रहा है, तो अगर वो 100 किलोमीटर से लेकर तो 21,000 रुपये तक का चार्ज आपको उस लोकोमोटिव का देना पड़ता है। तो ये इस तरीके के चार्जेस भी होंगे। अगला चार्ज है दोस्तों स्टेबलिंग चार्ज। स्टेबलिंग चार्ज जैसे कि आपकी ट्रेन को अगर जब वो यूज़ में नहीं है तो आप अगर उसको रेलवे की शेड में खड़ा कर रहे हैं तो उस शेड में मेंटेनेंस वगैरह होगी, उसका रखरखाव होगा। एक तरह से आप रेलवे का ही इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर आपकी ट्रेन को सुरक्षित रखा जा रहा है, तो उसके लिए भी स्टेबलिंग चार्जेस वहाँ पे लिए जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको चार्जेस क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। अब मैं आपको बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बता रहा हूँ जो कि बहुत सारे लोगों के बीच में दुविधा बनी हुई है। इंडियन रेलवे का स्टाफ इसमें होगा कि नहीं, क्लियर कर देता हूँ दोस्तों। इंडियन रेलवे ने ये बात कही है कि वो अपना ड्राइवर देंगे, गार्ड देंगे और मेंटेनेंस स्टाफ भी देंगे। पूरी तरीके से ये सरकारी आदमी ही होंगे, इनकी नौकरी सरकारी आदमी की तरह ही चलेगी, इनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं सोचना है कि आपको अगर प्राइवेट ट्रेन में भेजा जा रहा है तो आप लोगों की नौकरी वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी। आपकी नौकरी वैसी रहेगी, बस आपको ट्रेन ही बदलने को मिल रहा है और कुछ नहीं, ड्यूटी आपकी वैसी वैसी लगती रहेंगी। वो रेलवे का मैटर है, रेलवे अपनी प्राइवेट ऑपरेटर के साथ क्या डील करता है वो वहाँ पर है। प्राइवेट ऑपरेटर को तो ओनली अपना चार्ज देना है जो रेलवे सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। रेलवे ड्राइवर देके अपनी सर्विस ही प्रोवाइड करा रहा है दोस्तों। तो गार्ड, मेंटेनेंस स्टाफ और ड्राइवर को बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, इन लोगों की कोई भी नौकरी नहीं जा रही है। हाँ, हाउसकीपिंग स्टाफ जो होगा और केटरिंग का जो स्टाफ होगा वो ऑपरेटर के हाथ में होगा कि वो अपना कहीं से भी लेकर के आए और उस ट्रेन में वो नौकरी दे काम करने के लिए। तो उस सब का जो काम होगा हाउसकीपिंग का,
तो उसके लिए नौकरियों का नया सृजन भी हो रहा है, एक तरह से नई नौकरियां निकल रही हैं, एक तरह से ये मान सकते हैं नई ट्रेनें चलने से नई नौकरी मिल रही है, लोगों को अवसर मिल रहे हैं कि वो रेलवे में बिना सरकारी नौकरी के काम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो मुझे लगता नहीं कि रेलवे के किसी भी स्टाफ को प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि ये तो एक एडिशनल सर्विस है, पुरानी वाली तो चली रही है। तो एडिशनल सर्विस में अगर ऑपरेटर अपने लिए कुछ नए लोगों को बाहर से लेकर के आकर अपनी ट्रेन में नौकरी दे रहा है तो इसमें मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो हाउस कीपिंग और केटरिंग वाले जो स्टाफ होंगे वो बाहर से ऑपरेटर लेकर आ सकता है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। तो इसमें ऑपरेटर को एक और सुविधा मिलने वाली है दोस्तों, जब वो लीज पर एक तरह से लेगा, वो इस ट्रेन की इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों में ही ब्रांडिंग कर सकता है। मतलब जब उन्हें ट्रेन लीज पर ले ली है, चला रहा है, बिजनेस कर रहा है इस ट्रेन के थ्रू, तो इस ट्रेन में वो ब्रांडिंग भी कर सकता है। वो किसी और कंपनी के साथ टाई अप कर ले, क्या पता कि भाई आओ हमारी ट्रेन इस तरीके से चलती है इतने इतने सर्किट पे और यहाँ पर इस थीम पे सर्किट पर, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका प्रोडक्ट इसमें चल सकता है तो आप इसकी ब्रांडिंग कर सकते हैं मेरे ट्रेन में। तो इस तरीके से वो अपना बिजनेस को और ग्रो कर सकता है। बाकी ओवरऑल रेलवे को तो अपने चार्जेस टाइम पे मिलते रहेंगे, क्योंकि अगर ऑपरेटर का बिजनेस मुनाफे वाला रहा तो ये आखिरकार रेलवे के लिए भी बहुत बढ़िया बात होगी, क्योंकि नए लोग आकर के ट्रेन चला रहे हैं और उन लोगों से जो बिजनेस अच्छा हो रहा है वो बिजनेस रेलवे के साथ भी शेयर हो रहा है और अच्छा पैसा रेलवे भी कमा रहा है। अब अगली बात जान लेते हैं दोस्तों ऑपरेटर के बारे में। भारत गौरव पॉलिसी के अनुसार कोई भी ऑपरेटर या प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर, यहाँ तक कि सोसाइटीज भी हो सकती हैं, ट्रस्ट, राज्य सरकारें भी भारतीय रेलवे से इन ट्रेनों को लीज पर ले सकती हैं। ये बहुत ही बड़ा रास्ता खुल गया है दोस्तों, यहाँ पर आप बहुत मुनाफा कमा सकते हैं। जो राज्य सरकार वाली बात है वो तो मैं आपको आगे एग्जांपल देके समझाऊंगा। अब एप्लीकेशन का प्रोसेस भी जान लेते हैं। इस योजना के लिए आने वाले आवेदनों को आगे बढ़ाने के लिए रेलवे प्रत्येक जोन में, जितने भी हमारे यहाँ रेलवे में जोन है, उनमें एक विशेष यूनिट की स्थापना की जाएगी दोस्तों, जिस पर भी काम चल रहा है। जानकारी भी यही बताती है। इसके लिए आवेदन करने वालों को संबंधित जोनल रेलवे के पास 1 लाख रुपए का वन टाइम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जो मैंने आपको पहले बता दिया, रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पर जो पैसा आएगा वो 1 लाख रुपए होगा। जोनल रेलवे आवेदन की जांच के लिए लगभग 10 दिन लेगी, फिर उसके बाद इसको आगे प्रोसेस करेगी। फिर ऑपरेटर को इसके अलावा प्रत्येक रेक का 1 करोड़ रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होगा, वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। फिर उसके बाद राइट ऑफ यूज, हॉलिंग चार्जेस एंड स्टेबलिंग चार्जेस तो अलग से लगेंगे ही। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा पूरा एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या होने वाला है। एक आपको मैं बात बता रहा था स्टेट गवर्नमेंट की। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर मध्य प्रदेश सरकार ही चाहे अगर वो इस ट्रेन को लीज पे ले ले, उस मध्य प्रदेश स्टेट में कुछ इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं, आध्यात्म को लेकर के भी और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी वहाँ पर है, जहाँ पर लोगों को अभी जाना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार सोचे कि उसको अपने यहाँ पर जो इतनी सारी अच्छी अच्छी हिस्टोरिक जगहें हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उनका प्रमोशन करना है, ट्रेन उनको लीज पे ले लेनी चाहिए। अगर वो लीज पे ले लेंगे उससे उनका खुद का रेवेन्यू बढ़ेगा, लोग मध्य प्रदेश को अच्छे से जान पाएंगे। तो इस तरीके से सरकारें भी बिजनेस कर सकती हैं रेलवे के साथ मिलकर के। कुछ प्राइवेट प्लेयर जिनके पास बहुत ही बेहतरीन आइडियाज़ हैं, जो कि ऐसे ऐसे आइडिया रखते हैं जिससे हमारे देश की तरक्की भी हो और वो कुछ इस तरीके की सर्किट डिज़ाइन कर सकें जो कि हमारे देश के ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोगों को इस टाइम बिजनेस की ज़रूरत है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में कुछ इस तरीके की ट्रेन चला दी जाए जिससे कि वहाँ पे टूरिज्म का बहुत ज़्यादा बढ़ावा हो। तो वहाँ पर जब वो ट्रेनें जाएंगी, आपकी जैसे कि ट्रेनें वहाँ पर आप देख भी रहे हैं कि जिस तरीके से रेलवे वहाँ पे ट्रैक बिछाता जा रहा है, अगर ये और ज़्यादा एक्सपेंड होता जाएगा तो हम रेलवे का जितना विस्तार करेंगे उस तरीके से थीम बेस्ड ट्रेनें उन जगहों तक पहुँचेंगी और वहाँ का बिजनेस भी बढ़ाएंगी। लोग वहाँ पे होटल्स पे रुकेंगे, वहाँ के लोगों को बिजनेस मिलेगा, वहाँ के लोगों का सामान बिकेगा, खरीदारी होगी, लोग वहाँ पर जितने ज़्यादा घूमने जाएंगे उससे ज़्यादा हमारे हर क्षेत्र का विकास होगा। तो मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, साउथ के कुछ क्षेत्र हो गए, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, हर जगह पर कुछ ना कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं पर इस तरीके की ट्रेनों की ज़रूरत है। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचनी चाहिए। और मैंने इस वीडियो को अपने तरीके से बताने की कोशिश करी, इसलिए थोड़ी लंबी आपको लग रही होगी वीडियो, तो क्योंकि मेरे को भी इंटरेस्ट है इस चीज़ में, क्योंकि ऐसा कदम पहले नहीं उठाया गया है। अब लग रहा है अच्छा देख करके कि अगर ऐसे कदम उठाए जाएंगे तो रेलवे की जर्नी है ओनली एक जर्नी नहीं रह जाएगी। इस जर्नी में अब लोगों को और मज़ा आने लगेगा, लोग एक्सप्लोर करने लगेंगे हमारे भारत को। और बाहर के देशों में घूमने से अच्छा है कि भारत का पैसा भारत में ही लगे, तो लोगों को आमदनी भी हो और लोगों का जो बिजनेस ठप हो गया था कोरोना में वो भी अब और अच्छे से बढ़े। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है जरूर बताना, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। क्या आप इस तरीके की स्कीम का यूज़ करेंगे ये भी बताना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।